स्वागत है आप सभी का पवन सर स्टडी पॉइंट में। तो आज की इस वीडियो में समझने वाले हैं 12th क्लास पॉलिटिकल साइंस का पहला चैप्टर राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां, जो कि सेकंड पार्ट रहने वाला है। इसके फर्स्ट पार्ट वाले वीडियो में हमने राष्ट्र निर्माण की चुनौतियों के बारे में समझा था कि भारत की आज़ादी के बाद भारत के सामने कौन कौन सी चुनौतियाँ आई थी एक राष्ट्र निर्माण करने के लिए। तो आज के इस वीडियो में हम समझेंगे रजवाड़ों का विलय। रजवाड़ों का विलय कैसे हुआ, कि रजवाड़े क्या होते हैं, कि कई सारे राज्य हो सकते हैं, जैसे कि भारत में कई सारे राज्य थे, उन सब का विलय। तो सबका विलय कैसे हुआ था, जैसे कि कोई राजा महाराजा हुआ, उनका अलग रजवाड़ा हो गया। तो उस प्रकार से जैसे कि ब्रिटिश इंडिया का विभाजन दो भागों में था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो कि भारत पर आई थी जो कि व्यापार करने के लिए, लेकिन बाद में उन्होंने यहाँ पर शासन कर लिया था। तो ब्रिटिश प्रमुख वाले जो कि भारतीय प्रांत, कुछ ब्रिटिश अंग्रेज अधिकारी वाले जो कि प्रांत हुआ करती थी, तो कुछ देसी रजवाड़े हुआ करती थी। तो देसी रजवाड़े मतलब राजाओं का जो शहर था और राज्य था, तो वह देसी रजवाड़े हो गया। तो देसी रजवाड़े जो कि 565 उस समय थे, आज़ादी के समय 565 जो कि देसी रजवाड़े थे, रियासतें थी। तो उसी प्रकार से जो कि अंग्रेजों की भी कुछ प्रांत थे, उनके भी कुछ रजवाड़े थे। तो देसी रजवाड़े जो कि 565 हुआ करती थी राजाओं महाराजाओं की। तो उस समय की जो अलग अलग रजवाड़े थे, अलग अलग राजा थे, उन सब का विलय कैसे हुआ, फिर उन सबको जोड़ने का कार्य कैसे किया गया था जब भारत आज़ाद हो गया था। तो आज़ादी के तुरंत पहले अंग्रेजी शासन ने घोषणा की थी कि भारत पर ब्रिटिश प्रभुत्व के साथ रजवाड़े भी ब्रिटिश अधीनता से आज़ाद हो जाएंगे। इसका मतलब है कि सभी रजवाड़े ब्रिटिश राज की समिति के साथ ही कानूनी तौर पर आज़ाद हो जाएंगे। मतलब जो कि ब्रिटिश राज के अंतर्गत था, जब हमारा भारत देश आज़ाद होगा तो उसके साथ सभी ब्रिटिश रजवाड़े और जो कि देसी रियासत राजाओं के जो राज्य वह भी सब स्वतंत्र आज़ाद हो जाएंगे। दूसरा था अंग्रेजी राज का नज़रिया यह था कि रजवाड़े अपनी मर्जी से चाहे तो भारत में आ सकते हैं, चाहे तो पाकिस्तान में जा सकते हैं, वह अपने लिए स्वतंत्र थे। मतलब जो भी अंग्रेज अधिकारी के जो राज्य थे, प्रांत थे, उसी प्रकार से जो कि देसी राजा हुआ करते थे, उनके राज्य थे, तो अपनी स्वतंत्रता के अनुसार किसी भी देश में मिल सकते थे, भारत में या पाकिस्तान में, क्योंकि उस समय भारत पाकिस्तान का बंटवारा हो चुका था। तो उन्हें खुली स्वतंत्रता थी कि वे जिस भी देश में जाना चाह सकते हैं तो वहाँ पर जा सकते हैं, अपनी स्वतंत्रता से बिल्कुल निश्चिंत थी। तीसरा, भारत अथवा पाकिस्तान में शामिल होने या स्वतंत्र हैसियत बनाए रखने का फैसला रजवाड़ों की प्रजा को नहीं था, या फैसले लेने का अधिकार राजाओं को दिया गया था। मतलब जो राजाओं का जो राज हुआ करता था, तो वह राजा चाहता था कि या वह पाकिस्तान में रहे या भारत में रहे, तो उन्हें खुली स्वतंत्रता थी, वह किसी भी देश में आकर रह सकता है। तो उनको उस समय स्वतंत्रता दी गई थी। चौथा, सबसे पहले त्रावणकोर के राजा ने अपने राज्य को आज़ाद रखने की घोषणा की। अगले दिन ही हैदराबाद के निजाम ने भी ऐसी ही घोषणा की। मतलब जो त्रावणकोर के जो राजा थे, उन्होंने अपने राज्य को स्वतंत्र रहने, आज़ाद रहने की घोषणा की। उसके अगले दिन ही हैदराबाद के जो निजाम हुआ करते थे, उन्होंने भी जो कि अपने राज्य की घोषणा कर दी कि हम भी अपने राज्य को स्वतंत्र रहेंगे और हमारी मर्जी, हम किसी भी देश में जा सकते हैं, या भारत के साथ मिल सकते हैं या फिर जो कि पाकिस्तान के साथ मिल सकती हैं। तो उस समय जो देसी रियासतें थी, इस प्रकार से अलग अलग राजाओं को अपने राज्य के लिए खुली स्वतंत्रता थी। फिर इन सबका जो विलय था, तो उस सबको भारत में लाने के लिए जो कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्शन, जो कि एक प्रकार का सहमति पत्र था, जो कि उस समय लाया गया था। तो उन सभी रजवाड़ों को एकत्रित किसने किया, भारत में सभी रजवाड़ों को शामिल किसने किया, एकत्रित किसने किया, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को एक कार्य सौंपा गया कि आप सभी रजवाड़ों को एक साथ लाए और भारत से जोड़ें, जैसे कि भारत की स्थापना हो सके। तो यह सहमति और इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्शन क्या था, तो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्शंस जो कि यह एक सहमति पत्र था, जिस पर हस्ताक्षर करने का मतलब था कि रजवाड़ों की राजा भारतीय संघ में शामिल होने के लिए मंजूरी है। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को यह जिम्मेदारी सौंपी गई थी कि भारत के जितने भी रजवाड़े हैं, राजा हैं या राज्य हैं, तो उन सबको भारत में मिलाना ही आपका कार्य है। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्शन, जो कि एक सहमति पत्र था, जिस पर जो राजा हस्ताक्षर कर देता था, उसका मतलब यह था कि वह भारत में शामिल हो गया है। तो यह एक प्रकार का इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्शन, एक प्रकार का सहमति पत्र था कि हम सहमति हैं भारत में आने के लिए, जिससे कि कई सारे रजवाड़े एक साथ जुड़ सकें और भारत की स्थापना हो सके। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने काफ़ी अपनी बुद्धिमत्ता से भी भारत के रजवाड़ों को एकत्रित किया और एक अच्छी भारत की स्थापना की। तो कुछ ऐसे राजा रह गए, जैसे कि जूनागढ़ के राजा, जम्मू कश्मीर, तो कुछ ऐसे जो कि
प्रांत या राज्य रह गए जो कि भारत में शामिल नहीं हो सके, क्योंकि उन्हें खुली स्वतंत्रता चाहिए थी। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने उनके लिए कुछ विशेष कार्य किए जिससे कि वे भारत में मिल सकें। तो जूनागढ़ के जो राजा हुआ करते थे उन्होंने काफ़ी समय लगा भारत में विलय करने के लिए, लेकिन फिर वे भारत में विलय हो गए। लेकिन जो जम्मू कश्मीर है तो वो भारत में विलय नहीं हो पाया, मतलब कि भारत में नहीं मिल पाया। उसी प्रकार से हैदराबाद का विलय भारत में कैसे हुआ, उसमें कौन कौन सी मतलब दिक्कतें आई। तो हैदराबाद की रियासत बहुत ही बड़ी थी। इसमें आधुनिक महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश शामिल हुआ करते थे। हैदराबाद के शासक को निजाम कहा जाता था और वह दुनिया के सबसे दौलतमंद लोगों में शुमार किया जाता था। तो जो हैदराबाद का विलय कैसे किया, कि सरदार पटेल ने भारत में कैसे लाए, तो उन्होंने क्या किया कि हैदराबाद की जो कि एक बड़ी रियासत हुआ करती थी, इसमें आधुनिक महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश शामिल थे। हैदराबाद के शासक को निजाम कहा जाता था और वह दुनिया के सबसे दौलतमंद लोगों में शुमार हुआ करते थे। निजाम चाहता था कि हैदराबाद की रियासत को आज़ाद रियासत का दर्जा दिया जाए। तो वहाँ के जो शासक चाहते थे, जो कि हैदराबाद के निजाम चाहते थे कि हमारी जो राज्य हमारा हैदराबाद है तो उसको आज़ाद रियासत के रूप में दर्जा दिया जाए। लेकिन पाँचवा निजाम ने सन 1947 के नवंबर में भारत के साथ यथास्थिति बहाल रखने का एक समझौता किया। यह समझौता 1 साल के लिए था। तो फिर क्या किया, इन्होंने एक समझौता कर लिया भारत के साथ कि हम 1 साल तक आपके साथ रह सकते हैं, आपके भारत में जुड़े रहते हैं। तो हम हैदराबाद का भी जो भी विलय भारत में हो गया था। सरदार पटेल ने अपनी मतलब बुद्धिमत्ता से तो एक सहमति पत्र बनाया, उस पर हस्ताक्षर किए 1947 में भारत में जो कि हैदराबाद का जो कि विलय कर दिया। उनके निजाम के हस्ताक्षर से ले लिए और भारत में इनका विलय कर दिया और भारत में भी यह हैदराबाद जुड़ गया। इसी दौरान हैदराबाद की रियासत के लोगों के बीच निजाम के शासन के खिलाफ एक आंदोलन पकड़ा। तो इसी दौरान क्या हुआ था कि हैदराबाद की जो रियासत थी उनके लोगों के बीच निजाम का जो शासन था, शासन के खिलाफ एक आंदोलन पकड़ा। सातवां, तेलंगाना इलाके के किसान निजाम की दमनकारी शासन से सख्त और तौर पर दुखी थी और महिलाएं भी निजाम के शासन काल से बड़ी ज़्यादा जुल्म का शिकार हो रही थी और महिलाएं भी इस आंदोलन में शामिल हो गईं। फिर इन सभी स्थितियों को देखते हुए निजाम ने अर्धसैनिक बल का प्रयोग किया और इन्हें जाकर कहा जाता था कि अब्दुल दर्जीब के अत्याचारी थे, जो कि अब्दुल दर्जी के अत्याचारी थे। तो वहाँ के जो शासक हुआ करते निजाम, उन्हें काफ़ी अत्याचार करते थे अपनी प्रजा पर, और जो कि उस समय काफ़ी कठिनाइयाँ थी। ठीक है, फिर राजाकारों के गैर मुसलमानों को खास तौर पर निशाना बनाया। राजाकारों ने लूटपाट मचाई, हत्या तथा बलात्कार जैसे कई सारे कार्य किए उस समय हैदराबाद में। फिर 1948 के सितंबर में भारतीय सेना निजाम के सैनिकों पर काबू पाने के लिए हैदराबाद आ पहुंची। कुछ रोज तक रुक कर लड़ाई चलती रही और इसके बाद निजाम ने आत्मसमर्पण कर दिया। तो क्या हुआ था कि जो हैदराबाद की जो निजाम हुआ करती थी तो अपने शासन का अपनी प्रजा पर ज़्यादा थोपा करते थे, अपनी प्रजा को मतलब अपने राज्य को काफ़ी दुखी रहते थे, महिलाओं पर अत्याचार करते थे, लोगों के साथ लूटपाट का कार्य करते थे, बलात्कार करते थे। तो यह जो कि वहाँ की निजाम की हैदराबाद के जो लोग हुआ करते उन्होंने उनके प्रति विद्रोह आंदोलन शुरू कर दिया निजाम के प्रति। तो फिर उन्होंने भारत से मदद मांगी। तो भारत से सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मदद भेजी, हम तभी आपकी मदद करेंगे जब आप हैदराबाद का विलय हमारे भारत में कर लेंगे, आप हमारे भारत से जुड़ जाएंगे, तभी हम आप लोगों की मदद करेंगे। तो इस प्रकार से जो कि वल्लभ भाई पटेल ने वहाँ पर जो सैनिकों को रोकथाम कर लिया और फिर एक सहमति पत्र दिया, उस पर हस्ताक्षर किए और फिर जो कि हैदराबाद के जो निजाम थे उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया। इस प्रकार से जो कि हैदराबाद का भारत में विलय हो गया था। तो यह जो कि वल्लभ भाई पटेल ने काफ़ी बुद्धिमत्ता और अपने दिमाग का इस्तेमाल करके भारत में हैदराबाद का विलय कर लिया, क्योंकि वहाँ की लोगों को काफ़ी दिक्कत हो रही थी, परेशानी हो रही थी। तो उस समय भारत से मदद मांगी मैंने। ठीक है, फिर मणिपुरम का विलय कैसे हुआ भारत में, तो मणिपुर भी एक राज्य है जिसका विलय भारत में हुआ था। तो जो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल का महत्वपूर्ण भूमिका रही है इसमें मणिपुरम का भारत में विलय कराने के लिए। तो आज़ादी के कुछ समय पहले मणिपुरम के महाराजा बोधचंद सिंह ने भारत सरकार के साथ भारतीय संघ में अपनी रियासत के विलय की एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए। तो आज़ादी के कुछ समय पहले मणिपुरम के जो राजा थे बोधचंद सिंह ने भारत सरकार के साथ
भारतीय संघ में अपनी रियासत की विलय की एक सहमति पर हस्ताक्षर किए। तो वहाँ के राजा ने वहाँ हस्ताक्षर कर दिए सहमति पत्र पर। फिर जन्म मत के दबाव में महाराजा ने 1948 के जून में चुनाव करवाया और इस चुनाव के फलस्वरूप मणिपुरम की रियासत में सार्वभौमिक स्वतंत्र कायम रहा। ठीक है, मणिपुरम भारत का पहला भाग है जहाँ सार्वभौमिक वयस्क अधिकार सिद्धांत को अपना पर चुनाव किया गया। तो मणिपुर वह राज्य है जहाँ पर सबसे पहले सार्वभौमिक वयस्क मत अधिकार के सिद्धांत को अपनाकर चुनाव लड़ा गया था। तो मणिपुर वही राज्य है जहाँ सबसे पहले चुनाव हुआ था। ठीक है, चौथा, मणिपुर की विधानसभा में भारत के विलय के सवाल पर गहरी मतभेद थी। तो मणिपुर की जो विधानसभा थी तो भारत में विलय के सवाल पर काफ़ी मतभेद हुआ करते थे कि हम भारत में विलय होंगे या नहीं होंगे, इसमें मतभेद चलती रहती थी। मणिपुर की कांग्रेस चाहती थी कि इस रियासत को भारत में मिला दिया जाए और जबकि दूसरी राजनीतिक पार्टियां इसके खिलाफ थीं। तो मणिपुर क्या चाहती थी, मणिपुर की जो कांग्रेस पार्टी हुआ करती थी क्या चाहती थी कि इस रियासत को भारत में मिला दिया जाए, जबकि दूसरी राजनीतिक पार्टियां इसके खिलाफ थीं। ठीक है, मणिपुर की निर्वाचन विधानसभा में से परामर्श वगैरह भारत सरकार ने महाराजा पर दबाव डाला कि भारतीय संघ में शामिल होने के समझौते पर हस्ताक्षर कर दे। भारत सरकार को इसमें सफलता मिली। तो भारत सरकार ने भी कह दिया कि आप हमारे भारत देश में विलय कर लीजिए, सहमति पत्र पर हस्ताक्षर कर लीजिए जिससे कि आप भारत में विलय हो जाएं, आप भारत से जुड़ जाएं। तो वहाँ के राजा ने मान लिया और मणिपुर के राजा ने मान लिया और जो कि भारत में आकर मिल गई। तो ऐसे जो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भारत में जो कि कई सारे राज्य थे, मणिपुर, हैदराबाद, इन सब का विलय करवाया, एक संपूर्ण भारत की स्थापना की। तो काफ़ी बुद्धिमत्ता और काफ़ी उस देश से जो कि वल्लभ भाई पटेल ने देशी रियासतों को एकत्रित किया। अब राज्यों का पुनर्गठन क्या होता है कि राज्यों का पुनर्गठन कैसे किया गया, जितने भी राज्य थे उन सब का पुनर्गठन कैसे किया, एकत्रित कैसे किया गया। तो राज्यों का जो पुनर्गठन के बारे में मतलब कि राज्यों का पुनर्गठन कैसे हुआ था। सन 1920 में कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन हुआ था। इसके बाद से ही इस सिद्धांत को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने मान लिया था कि राज्यों का पुनर्गठन आयोग भाषा के आधार पर होगा। फिर 1920 में कांग्रेस का नागपुर में जो कि एक अधिवेशन हुआ, उस अधिवेशन के अनुसार बताया गया कि राज्यों का जो पुनर्गठन है भाषा के आधार पर होगा। कौन सा मतलब कौन सी राज्य में कौन सी भाषा बोली जाती है तो उसके अनुसार उस राज्य की स्थापना की जाएगी। आज़ादी और बंटवारे के बाद स्थिति बदलती। हमारे नेताओं को चिंता हुई कि अगर भाषा के आधार पर प्रांत बनाए जाएंगे तो इसी अवस्था में फैली हुई तथा देश के टुकड़े होने का खतरा पैदा हो सकता है। तो कुछ लोगों को यह भी लगा कि अगर भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया जाए तो आगे जो कि भारत को ही दिक्कत होगी, क्योंकि भय जातिगत भेदभाव में बदलने लगेगी। फिर जो कि केंद्रीय नेतृत्व के इस फैसले को स्थानीय नेताओं और लोगों ने चुनौती भी दी कि ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर पुराने मद्रास प्रांत के तैगुल भाषी क्षेत्रों में विरोध भड़क उठा। फिर विरोध भी होने लगा, भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन होगा। तो अब पुरानी मद्रास प्रांत में आज के तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश शामिल थे। इसके कुछ हिस्से में मौजूदा केरल, एक कर्नाटक में भी है। तो पुरानी मद्रास प्रांत में आज के तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश शामिल थी। इसके कुछ हिस्से में मौजूदा केरल एवं कर्नाटक में भी थी। ठीक है, विशाल आंध्र प्रदेश ने मांग की कि मद्रास प्रांत के तैगुल भाषी इलाके को अलग करके एक नया आंध्र प्रदेश बनाया जाए। तो विशाल आंध्र प्रदेश की मांग की, जो कि मद्रास ने मांग की कि तैगुल भाषा में जो कि तैगुल भाषा के जो इलाके हैं उनको एक नया आंध्र प्रदेश बनाया जाए। केंद्र सरकार हाँ ना की सुविधा में थी और इसकी इस मनोदशा से इस आंदोलन से जोर पकड़ा। इस आंदोलन ने काफ़ी जोर पकड़ा, आगे बढ़ा। कांग्रेस के नेता और दिग्गज गांधीवादी पार्टी श्री रामुल्ला अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठ गए। 56 दिनों की भूख हड़ताल के बाद उनकी मृत्यु हो गई। तो कांग्रेस के जो नेता होते दिग्गज गांधीवादी जो कि उस पर भूख हड़ताल पर बैठ गए और फिर उनकी जो कि कुछ दिनों बाद मृत्यु हो गई, मतलब मृत्यु हो गई भूख हड़ताल के दौरान, मतलब कि आंदोलन के कारण उनकी एक मृत्यु हो गई थी। इस प्रकार से फिर 1952 के दिसंबर में प्रधानमंत्री ने आंध्र प्रदेश का नाम से अलग राज्य बनाने की घोषणा की। फिर 1952 में दिसंबर में प्रधानमंत्री ने आंध्र प्रदेश नाम से अलग राज्य बनाने की घोषणा की, क्योंकि उनका बलिदान आखिरकार अमल लाया। तो फिर आंध्र प्रदेश को एक अलग राज्य बनाने की घोषणा कर दी गई कि आंध्र प्रदेश एक अलग राज्य बनेगा। अब राज्यों का पुनर्गठन आयोग कैसे किया जाएगा। तो
इसका गठन 1953 में किया गया था। इस आयोग का काम राज्यों के सीमांकन के मामले पर गौर करना था। राज्यों का जो भी काम होगा, राज्यों के सीमांकन कहाँ तक उसकी सीमा होगी, उसके मामले पर गौर करना था राज्य का पुनर्गठन आयोग। ठीक है, पहला इसका गठन 1953 में किया गया और इसका काम राज्यों के सीमांकन मामलों पर गौर करना। रिपोर्ट में स्वीकार किया गया कि राज्यों के सीमांकन का निर्धारण वह बोली जाने वाली भाषाओं के आधार पर होगा। तो राज्य पुनर्गठन आयोग की जो कि सीमांकन का निर्धारण होगा, जो कि वहाँ पर बोली जाने वाली भाषाओं के आधार पर होगा। जिस राज्य में जैसी भाषा बोली जाएगी तो उनके आधार पर राज्य का सीमांकन होगा कि वह कौन सा राज्य रहेगा।